आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुज़ात हटाने का हुक्म। 3 दिन में तमाम तजावुज़ात ख़त्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को अवाम की आज़ादाना नक्ल हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुज़ात खड़ी कर रही हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी इदारों को आगाह करने का हुक्म। रुकावटें हटाने में जो अखराजात आएँ KMC मुतल्लिका इदारे के सरबराह से वसूल करे। तमाम मुतल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत। KCR मंसूबे के मुतासरीन की दरख्वास्त। सिंध हुकूमत को मुतासरीन का मामला देखने की हिदायत। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया है। गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुज़ात हटाने का हुक्म। 3 दिन में तमाम तजावुज़ात ख़त्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को अवाम की आज़ादाना नक्ल हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुज़ात खड़ी कर रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी इदारों को आगाह करने का हुक्म। रुकावटें हटाने में जो अखराजात आएँ KMC मुतल्लिका इदारे के सरबराह से वसूल करे। तमाम मुतल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत। तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? देखें जी, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में तजावुज़ात के खात्मे से मुतल्लिक अहम समाअत हुई है। अदालत की जानिब से अहम डायरेक्शन भी सामने आई है। तिजोरी हाइट्स, नस्ला टावर समेत कराची सर्कुलर रेलवे के मुतासरीन की बहाली और नाला मुतासरीन की बहाली से मुतल्लिक भी अहम केसेस की समाअत आज हुई है। तजावुज़ात के खात्मे से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें ख़त्म करने का हुक्म दे दी है। अदालत ने गवर्नर हाउस सड़कों से तजावुज़ात और रुकावटें ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को 3 दिन में ये तमाम जो तजावुज़ात हैं और रुकावटें ख़त्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत अदालत ने सख्ती बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ फुटपाथों पर कब्ज़ा किया गया है। वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो कंटेनर रखे गए हैं। किसी को भी ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो आवाम के आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावटें डालें। अदालत ने रिमार्क्स ये कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत खुद जो है वो तजावुज़ात जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो खड़ी करती है। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने हुक्म दिया है कि तमाम सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनको भी ये नोटिस और अदालती हुक्म के कापी अरसाल की जाएँ। अदालत ने KMC को भी अपनी तमाम सड़कें जो हैं वो क्लियर करने का हुक्म दे दिया है। साथ ही साथ अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि पुराने जो दरख्त हैं उनकी जगह नए दरख्त लगाए जाएं। अगर KMC के पास नहीं है पैसे तो ये बड़ी हैरत की बात है। खुद जो है KMC का ये काम है, KMC की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ अदालत ने KMC को भी ये हुक्म दिया है कि वो जहाँ पर तजावुज़ात हैं, जहाँ पर रुकावटें हैं, वो रुकावटें फौरी तौर पर ख़त्म करें। अदालत ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो मामला है, जो दरख्वास्त थी, वो कल तक मुलतवी कर दी है। साथ ही साथ दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी अगर कोई तजावुज़ात है उनको भी हटाया जाए। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए हैं कि किसी को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि किसी शहरी के आज़ादाना नकलो हरकत में कोई रुकावट डाली जाए। जी, सुप्रीम कोर्ट का गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को 1 माह में अलॉटमेंट देने का हुक्म। इस्तफसार किया कि ये बताएं, तजावुज़ात हटा दी हैं या कोई कार्रवाई हो रही है? कौन दे रहा है तामीरात का पैसा? हुकूमत नहीं दे रही, रकम का पैसा जो है हुकूमत देगी। ये इतना फैला हुआ केस है, मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं, हम कहाँ से शुरू करें? वकला तजावीज़ दें। अदालत का मज़ीद दावेदारों की दरख्वास्तों पर भी गौर करने का हुक्म। जी मुमताज़, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला मुतासरीन की बहाली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की है। आज जो मुतासरीन हैं उनके वकला भी अदालत में पेश हुए हैं, एडवोकेट जनरल भी अदालत में पेश हुए हैं।
दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए सिंध हुकूमत ने मुतासरीन को, जिसमें 6000 से ज़ायद मुतासरीन हैं, उनको एक प्लॉट जो कि मलीर में है और साथ ही साथ उस प्लॉट की कंस्ट्रक्शन के लिए 10 लाख रुपए रकम देने का जो है वो फ़ैसला किया है और तमाम मुतासरीन को मुआवजा भी दिया जा रहा है। लेकिन कुछ मुतासरीन ऐसे हैं जो रकम की ज़्यादा मांग कर रहे हैं। इसी तरह अदालती हुक्म के मुताबिक, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने हुक्म दिया कि जो कंस्ट्रक्शन की रकम का तखमीना है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लगाई जाए, इसलिए सिंध हुकूमत ने ये मामला पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को अरसाल किया है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो कंस्ट्रक्शन की रकम का तखमीना लगाएगा, लिहाजा अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जिसको प्लॉट चाहिए उनको अभी प्लॉट दें, जो इंतज़ार करना चाहता है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जवाब का इंतज़ार करें। दौरान समाअत अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि ये बड़ा केस है, कहाँ से शुरू किया जाए। दरख्वास्त गुजार जो मुतासरीन के वकील हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि जो घर तोड़े गए हैं उनके बदले जो प्लॉट दिया जा रहा है और प्लॉट की मरम्मत के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए जो रकम दी जा रही है वो रकम बहुत कम है। लिहाजा मुतासरीन का ये मुतालबा है कि उनको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो तयशुदा रकम है उस मुताबिक उनको रकम दी जाए। लिहाजा अदालत ने जो है मुतासरीन को फौरी अलाटमेंट देने का हुक्म दे दी है और साथ ही साथ आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब की है। दौरान समाअत कुछ मुतासरीन जो हैं वो अदालत में आए और उन्होंने अदालत के रूबरू ये अपना मौक़िफ़ रखा कि उनकी बात जो है वो नहीं सुनी जा रही, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह किया कि कमिश्नर कराची को इस मामले में फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। किसी को भी कोई शिकायत है तो वो कमिश्नर कराची से रुजू कर सकता है, जिस पर अदालत ने जो मुतासरीन हैं उनको हिदायत की है कि आप कमिश्नर कराची से जो है रुजू करें और साथ ही साथ कमिश्नर कराची को भी हिदायत की है कि तमाम मुतासरीन की बात सुनकर उनका मसला हल करें। अदालत ने यह भी हिदायत की है कमिश्नर कराची को, अगर कोई मुतासरीन कुछ अगर रह गए हैं, अगर उनको मुआवजा नहीं मिला तो उनके भी तमाम दस्तावेज़ात देकर उनको भी मुआवजा दिया जाए ताकि कोई मुतासिर जो है वो वापस ना रह सके और उनका जो है मुआवजा उनको हक़ के मुताबिक, कानून के मुताबिक मिलना चाहिए। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर इस मुतल्लिक़ भी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की है। जी मुमताज़ जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले पर कायम मुस्तकिल तजावुज़ात को ख़त्म करके जगह क्लियर करवा ली है। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को ख़त्म करते हैं, तजावुज़ात कायम हो जाती है। KMC किसी बिल्डिंग का नक्शा मंजूर नहीं करती। जो सॉफ्ट इफेक्ट नहीं हुआ, नस्ला टावर के हवाले से, गुज्जर नाले के हवाले से जो पुरानी डायरेक्शंस थी उसकी कंप्लाइंस की रिपोर्ट वगैरह और जो तफसीलात थी वो जज साहब ले रहे थे, उसके ऊपर कुछ ऑर्डर्स उन्होंने पास किया। कागजात के ऊपर ऑनगोइंग एक्सरसाइज होती रहती है, जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट होती है वो हटती है, उसके बाद वापस आती है। जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है जैसे गुज्जर नाले पे, महमूदाबाद पे, औरंगी पे की गई थी, उन तमाम को हमने मुनज़्ज़म। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त करके अलॉटीज़ को मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। नस्ला टावर के प्लॉट की मार्केट वैल्यू से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त का इश्तिहार शाया कराने का भी हुक्म दे दिया। जी मुमताज़, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर के जो मुतासरीन हैं उनको मुआवजा देने से मुतल्लिक भी दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने इस मामले पर भी बड़ा हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। नस्ला टावर अदालती अहकामात पर मिसमार किया गया था और नस्ला टावर के बिल्डर पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने 240 गज जो रिफाई प्लॉट का हिस्सा था वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात की थी, तो अदालती अहकामात पर ही ये नस्ला टावर मिसमार किया गया था और अदालत ने हुक्म दिया था कि बिल्डर जो है मुतासरीन को मुआवजा अदा करेगा। लेकिन जो मेन बिल्डर हैं अब्दुल कादिर वो इंतकाल कर गए हैं। मुतासरीन जो हैं वो आज अदालत पहुँचे हैं। जो बिल्डर के वकील हैं उनका मौक़िफ़ है कि 44 ऐसे मुतासरीन हैं जो अदालती अहकामात पर हमें उनको मुआवजा देना है। अदालत ने हुक्म दिया है कि नस्ला टावर का जो प्लॉट है वो नीलाम किया जाए, उनको फ़रोख्त किया जाए और उनसे जो रकम बनती है वो मुतासरीन को मुआवजे की सूरत में दिया जाए। अदालत ने नीलामी का इश्तिहार जो है वो शाया करने का भी हुक्म दे दिया है और साथ ही साथ अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि जो नीलामी की बोली लगती है उस मुतल्लिक रिपोर्ट भी जो है वो अदालत में पेश की जाए। दौरान समाअत जो बिल्डर के वकील हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 240 गज़
जो बाकी रहते हैं उनको भी फ़रोख्त किया जाए, उनसे भी जो रकम बनती है वो मुतासिरीन के हवाले जो रकम है वो मुतासिरीन को मुआवजे की सूरत में दी जाए। लिहाजा अदालत ने ये हुक्म दिया है कि ये प्लॉट फ़रोख्त किया जाए और प्लॉट से जो रकम बनती है वो तमाम मुतासिरीन को उन मुतासिरीन के हवाले की जाए। यही सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री है जिनके अहकामात पर नस्ला टावर को मिसमार किया गया था और वहाँ पर जो सैकड़ों रिहायशी थे उनको मुआवजा देने का भी अदालत ने हुक्म दिया था, लेकिन ताहाल उनको मुआवजा जो है वो नहीं दिया गया। इस मामले पर आज समाअत हुई थी जिस पर आज अदालत ने एक मरतबा फिर बड़ा हुक्म जारी करते हुए मुतासिरीन को मुआवजा देने का हुक्म दिया है और मुआवजा उनको जो प्लॉट की रकम होगी, जो प्लॉट फ़रोख्त होगा, उनसे जो रकम आएगी उन्हीं से उनको मुआवजा मिलेगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की ज़मीन फ़रोख्त करके अलॉटिस को मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। मुमताज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। KMC के महकमा इंसदाद तजावुज़ात का ग्रैंड ऑपरेशन जामिया क्लॉथ, लाइट हाउस और रनचोर लेन समेत तमाम मुख्तलिफ मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुतादिद ठेले पथारे जब्त किए जा चुके हैं। तफसीलात जान लेते जुनैद जावेद से। जी बिल्कुल, इस वक्त निश्तर रोड पर हम मौजूद हैं जहां पर बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से दूसरे रोज भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। ये लिफ्टर है, यहाँ पर जो है वो जितना भी सामान उठाया जा रहा है उसको ट्रक में लोड किया जा रहा है, उसके बाद फिर जो इनका गोदाम है वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस निश्तर रोड के ऊपर जो है अभी कार्रवाई की जा रही है, जबकि इससे कबल हमने देखा कि दीगर जो इलाके जामा क्लॉथ के और लाइट हाउस के इलाके हैं वहाँ पर भी कार्रवाई की गई है। टास्क फोर्स के इंचार्ज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार हमसे बात करते हैं। इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा कि ये सामान आप लोग उठा रहे हैं, इनको क्या वापस दे दिया जाएगा और कहां तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। इसका सामान तो अभी नहीं दिया जाएगा। अभी ये एक हफ्ते की मुहिम चल रही है, मेयर साहब की हिदायत के ऊपर ट्रैफिक को रवानी करने के लिए ये मुहिम चल रही है और सामान जमा हो रहा है और जब पॉलिसी आएगी जब देखे जाएंगे। अभी हम नश्तर रोड पर काम कर रहे हैं, इसके बाद हमारा सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाने का हुआ है इरादा। ये बिल्कुल एक बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस बड़े ऑपरेशन के अंदर पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। महकमा सिटी वार्डन का अमला यहाँ पर मौजूद है जो सिक्योरिटी फराहम कर रहा है, जबकि इस जानिब अगर मेरे कैमरामैन गुलफाम आपको दिखाएं कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो 2 ट्रक पहले ही भर लिए गए हैं सामान से और मुख्तलिफ इलाकों से जो है ये तजावज़ात को यहाँ पर जब्त कर लिया गया है। एक हफ्ते तक जो है ये तजावज़ात जब्त रहेंगी। इसके बाद फिर फर्दर जो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत होगी उसके मुताबिक इन तमाम सामान के जो मालिक हैं उनके ऊपर जो है वो जुर्माना आयद किया जाएगा और उसके बाद फिर इनके हवाले जो है इनका सामान किया जाएगा। इस वक्त ऑपरेशन जारी है। अगर बात करें ये रनचो लाइन की, तो रनचो लाइन में ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। रामस्वामी और गार्डन में भी जो है इस वक्त ये ऑपरेशन किया जाएगा। जी, निजी स्कूल की गैर कानूनी पार्किंग से बलोच पुल के तरफ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। स्कूल के औकात में घंटों ट्रैफिक जाम रहने लगा। शारा फैसल से कुरंगी कॉजवे और डिफेंस जाने वाला ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। तफसीलात जान लेते हैं फरहान खान की इस रिपोर्ट में। निजी स्कूल की पार्किंग आवाम के लिए दर्द सर बनने लगी। ट्रैफिक अमला गाड़ियां हटाने के बजाय पार्क कराने में मसरूफ। निजी स्कूल की गैर कानूनी पार्किंग के बाइस बलोच पुल के अतराफ घंटों ट्रैफिक जाम रहने लगा। शारे फैसल से कोरंगी काजवे और डिफेंस जाने वाला ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। शहरी कहते हैं सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है, जबकि दोपहर 1 से 2:30 बजे भी ट्रैफिक जाम मिलता है। यह डेली बेसिस पर यहाँ से ऑफिस जाना होता है और डेली बेसिस पर हमारा लेट लगता है, जिसकी वजह से कभी कभार हमारी सैलरी डिडक्शन भी हुई है। अब उसकी वजह सिटी स्कूल है, जिसके बेसिस पर यह है कि ट्रैफिक पुलिस वाले खुद यहाँ पे पार्किंग लगवाते हैं और कभी कभार अगर आपने देखा होगा कि हम यहाँ से जिसने हेलमेट पहना होगा, लाइसेंस होगी, उसी को रोक के उसी का चालान काट रहे होंगे कि आपके बाइक का साइड ग्लास कहाँ है, आपके बाइक के ये इशू कहाँ है। अब इसमें मुतासिर कौन हो रहा है? डेली ऑफिस जाने वाला ही मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने शिकवा किया कि ट्रैफिक पुलिस की चौकी मौजूद होने के बावजूद ट्रैफिक बहाल नहीं होता। ट्रैफिक अमला चलान करने में मसरूफ रहता है। कैमरामैन इमरान एके के साथ फरहान खान, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिफेंस फेज 5 खैबाने जानबाज पर दोस्त ने दोस्त को कत्ल करने के वाक़े में पुलिस ने तहकीकात मज़ीद तेज कर दी। मकतूल हुमायूं दाऊद का कातिल फहद फिरोज की गिरफ्तारी मुमकिन न हो सकी। इन्वेस्टिगेशन साउथ ने कातिल के बैरून मुल्क फरार होने से रोकने के लिए भी लेटर लिख दिया। SSP साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने FIA एडिशनल डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन को लेटर लिखा। तफसीलात जान लेते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा खत में क्या कहा गया? देखिए, बहुत शुक्रिया। डिफेंस फेज 5 खैबानी जहांबाज पर दोस्त ने दोस्त को
कत्ल किया था, जिसका वाक़या जो है वो सामने आया था। पुलिस की जानिब से वाक़े के हवाले से तहकीकात जो है वो मज़ीद तेज कर दी गई हैं। मकतूल हुमायूं दाऊद का कत्ल, फहद फिरोज की गिरफ्तारी जो है वो अब तक मुमकिन ना हो सकी, जबकि इन्वेस्टिगेशन साउथ ने कातिल के बैरून मुल्क फरार होने से रोकने के लिए भी एक लेटर लिख दिया गया है। SSP साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने FIA एडिशनल डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन को लेटर लिखा है। फहद फिरोजी नामी शख्स दरख्शा थाने में कत्ल के मुकदमे में मफरूर है, जबकि लेटर के मतन के मुताबिक कातिल फहद फिरोज का नाम PNI लिस्ट में डालने की सिफारिश की गई है। PNI लिस्ट में नाम शामिल होने से मुलजिम बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेगा, जबकि 20 अप्रैल को डिफेंस में हुमायूं को फहद ने गोलियां मारकर कत्ल किया था और उसके बाद वो फरार हो गया था। जी सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में मुंजिम जराइम चलवाने में मुलविस अफसरान एहलकार की शामत आ गई। 34 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। तमाम एहलकारों को ब्लैक कंपनी में रिपोर्ट करने की हिदायत। IG सिंध की जानिब से बनाई गई टास्क फोर्स की शिकायत पर एक्शन लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा किन किन थानों के एहलकार और अफसरान को मुअत्तल किया गया है? देखिए जी, शहर के मुख्तलिफ थानों में कार्रवाई की गई है। IG सिंध के अहकाम पर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसका काम शहर के जो 108 थाने हैं उनमें चलने वाले मुनज़्ज़म जराइम की निशानदेही करने का। उनकी सिफारिशात पर कार्रवाई हुई है और जो DIG एस्टेब्लिश उन्होंने इसके नोटिफिकेशन जारी किया है कि तकरीबन 34 अफसरान हैं कराची पुलिस के मुख्तलिफ थानों में जो तैनात है, जिनमें 18 एडमिटर्स और 3 SHOs भी शामिल हैं। तो इन सबको 34 एहलकार और अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए हैं और उसके बाद उनको B कंपनी में, यानी कि ब्लैक कंपनी जो कि सजा के लिए बनाई जाती है और गार्डन हेडक्वार्टर में सेल कायम है, उसमें रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। तमाम के तमाम 34 एहलकार और अफसरान को उनके ओहदे से फौरी तौर पर हटाकर जो है सुबकदोश कर दिया गया है और वो कल से गार्डन हेडक्वार्टर में जो ब्लैक कंपनी सेल कायम किया गया IG सिंध की निगरानी में, उसमें रिपोर्ट करेंगे और वहाँ अपनी सजा काटेंगे जब तक उनकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती है। जी मिराज अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी गाड़ी ने नौजवान को मौत की नींद सुलाने वाले को रिलीफ मिल गया। अदालत ने मुलजिम अली अब्बास को 67 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत दे दी। तफसीलात जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जवाद आसिफ हमें अपडेट करेंगे। सरकारी गाड़ी से नौजवान को मौत की नींद सुलाने वाले को रिलीफ मिल गया, आपको अपडेट कर रहे हैं। सरकारी गाड़ी से नौजवान को मौत की नींद सुलाने वाले को रिलीफ मिल गया। अदालत ने मुलजिम अली अब्बास को 67 लाख रुपए मुचलकों की एवज जमानत दे दी। पुलिस में दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमीन की औलाद को फौती कोटे के तहत 3435 असामियों पर भर्ती करने का फैसला किया गया, आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध पुलिस में दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमीन की औलाद को फौती कोटे के तहत 3435 असामियों पर भर्ती करने का फैसला किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नूरी से। जी आज़ाद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सिंध पुलिस में दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमीन की औलाद को फौती कोटे के तहत मुलाजमत पर भर्ती करने का फैसला कर लिया। ये सिंध पुलिस में 3435 पुलिस के जवानों को भर्ती किया जाएगा, जिसमें नई भर्तियां 11 ग्रेड 152 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की की जाएगी। ये भर्तियां सिंध टेस्टिंग सर्विस के जरिए की जाएगी, जबकि इसके अलावा ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो हैं कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, हैदराबाद और लाड़काना रीजन में भर्ती की जाएंगे। इसके अलावा 7 ग्रेड के पुलिस कांस्टेबल और 9 ग्रेड के हेड पुलिस कांस्टेबल की भी 3283 असामी पर भर्तियां की जाएगी, जिसमें 7 ग्रेड के पुलिस कांस्टेबल की 2840 असामी पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके 7 ग्रेड के ड्राइवर पुलिस की नई भर्ती की जाएगी। हेड कांस्टेबल असामी पर जाएगी। दोनों मुलाजिम जो मुलाजिम है उनको का फैसला। जी आज़ाद नूरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर डकैती की वारदातें करने वाले 2 मुलजमान जिला सेंट्रल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। SSP सेंट्रल ज़ीशान शफी के मुताबिक मुलजमान अपने छोटे बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर लूट मार की वारदातें करते थे। तफसीलात जान लेते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए कराची में डकैतों ने नया वारदात का तरीका निकाला है कि बच्चे को बाइक पर बिठाकर जो वारदात करने वाले मुलजिमान
जो है जिला सेंट्रल पुलिस के हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी सेंट्रल जीशान शफीक मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं एक नया वारदात का तरीका है ये, और हम देख रहे हैं कि बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर डकैती की वारदातें कर रहे हैं कि ताकि पुलिस न रोक सके, क्योंकि बच्चा, एक मासूम बच्चा बैठाया हुआ है आगे। हम देख रहे हैं कराची में डकैतों ने बच्चों को भी वारदातों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने इन दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इनकी जरा ओवरऑल बैकग्राउंड बताइएगा मुल्जिमान का। जी देखें, ये हमें काफ़ी जगह से मौसूल हुई इत्तलात कि हमारे इलाके में भी इस तरह वारदातें रिपोर्ट हुई कि बच्चे को आगे बिठा के और वारदातें की जा रही हैं। तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो इसी में एक वीडियो सीसीटीवी भी हमें वायरल मिली जिसमें देखा जा सकता है कि 2 मुल्जिमान बच्चे को बिठा के वारदात कर रहे हैं। तो हमने इनको अरेस्ट कर लिया, जिसमें एक जो है वो पुलिस मुकाबले के बाद ज़ख्मी भी हुआ, और फिर उसकी निशानदेही पे दूसरे मुल्जिम को गिरफ्तार किया और उनसे पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद किए। ये इन्होंने हमारे पास फेडरल भी, इंडस्ट्रियल एरिया, गबोल और इन इलाकों में हमें वारदातें रिपोर्ट हुई थी, और इसमें एक जो है वो शहजाद उर्फ शानी और दूसरा शहजाद उर्फ कालू के नाम से जाना जाता है। अच्छा सर, ये बच्चा किसका बिठाया हुआ था उन्होंने मोटरसाइकिल को? ये इनका अपना ही फैमिली का बच्चा है जिसको ये यूज कर रहे थे, क्योंकि जाहिर है जब बच्चा बैठा हो तो पुलिस भी अक्सर उनको चेक नहीं करती या तलाशी नहीं करती कि देखते हैं कि बच्चा जा रहा है, तो उसको एज ये इस्तेमाल करते थे ताकि पुलिस से बचने के लिए। जब इनकाउंटर हुआ था तो क्या ये बच्चा बैठा हुआ था आगे? नहीं, वो तो हमने जब इसको हम अरेस्ट करने गए तो वहां पे हमारा इससे मुकाबला हो गया, उस वक्त ये अकेला था। शहजाद और शाहनवाज बच्चे को मोटरसाइकिल की टंकी पर आगे की तरफ बिठाकर वारदातें करते थे। एक सीसीटीवी भी हमें मौसूल हुई जिसके अंदर बाकायदा हम देख सकते हैं कि ये ईस्ट की जो मुबीना टाउन की तरफ जो है वो ये वारदात कर रहे थे, आगे बच्चे को बिठाकर जो है वारदातें सर अंजाम देते थे। एक इनका साथी इनकाउंटर में पकड़ा गया है, दूसरा जो है वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, जबकि दूसरा साथी जो है वो एनकाउंटर में नहीं पकड़ा गया, जिस पर जो एसएसपी सेंट्रल ने अहकाम जारी करते हुए इसके दूसरे साथी को भी जो है वो अरेस्ट किया है। और ये बच्चा भी जो बिठाया गया है सीसीटीवी में जो देखा जा रहा है, ये बच्चा भी इन्हीं मुल्जिमान का है, और ये बच्चे को बिठाकर इस तरीके से अपनी डकैती की वारदातें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सरअंजाम देते थे। जी, मेहनत कशों के इदारे सेसी के अंदर अफसरान की अंदरूनी लड़ाई तेज होगी। सेसी के मेंबरान गवर्नर बॉडी मोहम्मद खान आबरू डायरेक्टर जाहिद भट्ट के खिलाफ FIR दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तफसीलात जान लेते आजिज जमाली से। जी आजिज, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये सिंध हुकूमत का इदारा है, सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन सेसी। इसके एक मेंबर हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मोहम्मद खान अबड़ो। इन्होंने गुलशन इकबाल थाने में एक दरख्वास्त दी है जिसमें इन्होंने FIR दर्ज करने की गुजारिश की है। मोहम्मद खान अबड़ो ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि 19वीं ग्रेड का अफसर जो है 20वीं ग्रेड में खुद ही प्रमोशन करके आ गया, उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन जो है उनको मौसूल हुई। उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास बुलाने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर हैं जो जाहिद भट्ट, उन्होंने सेकंड फ्लोर से उनको धक्का देने की कोशिश की, उनको गिराने की कोशिश की, उन पे हमला किया है, और वो दिल के जो है वो मरीज हैं, लिहाजा उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनको कत्ल करने की धमकी दी गई है। तो इस वजह से जो डायरेक्टर हैं जाहिद भट्ट, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ज़राए ने बताया कि FIR अब तक दर्ज नहीं हुई है। बुनियादी तौर पे ये सेसी मोहम्मद खान अबड़ो भी सेसी के जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हैं, जाहिद भट्ट भी डायरेक्टर हैं, और सेसी के अंदर एक लड़ाई है काफ़ी अरसे से, साबिका हुकूमत से ये चल रहा है। अब चूँकि वो वजारत तब्दील हो गई, माजी में ये सूबाई वजीर सईद गनी के पास था ये महकमा, अब किसी और वजीर के पास है, तो ये अफसरान की आपस में एक लड़ाई है जो मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुँच गया है। जी आजिज जमाली, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की बेहतरी के लिए सिटी 21 की एक और काविश रंग ले आई। औरंगी टाउन के कजाफी रोड से 7 साल पुराना कचरे का डंपिंग पॉइंट खत्म किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहमद से। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की काविशें एक मरतबा फिर रंग लाई हैं और औरंगी टाउन में मुआवजा हुआ है, और वो मुआवजा कुछ इस तरह है कि कहीं 7 साल और कहीं 12 साल पुराने जो डंपिंग पॉइंट थे, कचरे के गिलाजत के अंबार थे, उनकी निशानदेही सिटी 21 ने की, जिसके बाद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भरपूर तरीके से मैदान में उतरा है। कजाफी रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड रहमतुल्लाह लाशारी, उनसे बात करते हैं। ये पॉइंट तो हमने ख़त्म कर दिया है। ये हमारे फहाद असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ थे। कल कुछ शॉप्स हमने ये सील कर दिए, ये जो अगवानी थे उनको भी अरेस्ट करवाया यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ये आज के बाद ये पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया है।
اس پہ یہ چونا بھی لگے گا اور یہ کلیئر بھی ہو گیا, چونا لگا بھی دیا ہم نے, اور مزید یہ گاڑیاں انشاءاللہ آج ہم جو یہ کلیئر ہو جائے گا یہاں پہ بورڈ بھی آویزاں ہو جائے گا. کتنے اور پوائنٹ ایسے ہیں جن کا آپ پھر ختم کریں گے؟ تقریباً 9 پوائنٹ ہیں جو ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہیں, ہم ختم کرنے جا رہے ہیں, اور ڈپٹی کمشنر احمد علی صدیقی صاحب کے تعاون سے. اورنگی ٹاؤن میں فی الحال 3 پوائنٹ ختم کیے, ایک شانائی حال ہے اور ایک یہ پوائنٹ ہے, ایک اور پوائنٹ ہے, اور تیسرا یہ کہ مومن آباد ٹاؤن میں کیا صورت؟ مومن آباد میں بھی 3 پوائنٹ ختم کیے ہیں اور سرجانی میں بھی 3 کیے ہیں. بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سٹی 21 کی کاوشوں کے نتیجے میں جو ہے وہ جاگ گیا ہے خواب غفلت سے, اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بڑے پیمانے پر جو ڈمپنگ پوائنٹ ہیں جہاں پہ برسا برس سے کچرا لا کے ڈالا جا رہا تھا ان کا خاتمہ کیا جا رہا ہے, جو کہ خوش آئند ہے. بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں, ڈیفنس میں دوست کو قتل کرنے والا بیوی سے کیس سار کیا. فہد کی سابق اہلیہ نے بیٹی کے خرچے کا مقدمہ کر رکھا تھا. عدالت نے فہد کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. فہد کو ماہانہ 1,20,000 روپے ادا کرنے کا حکم دے دیا. سٹی 21 فہد اور فائقہ کے طلاق کے کاغذات سامنے لے آئے. تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف فہیم صدیقی سے. جی فہیم صدیقی, بتائے گا فیصلے میں کیا کہا گیا؟ جی, اپنے دوست کو قتل کرنے کے بعد مسلسل مفرور فہد کے خلاف ایک مقدمہ اس کی بیوی نے عدالت میں کیا ہوا تھا. فیملی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا گیا. کہا گیا تھا کہ فہد معاہدے کے باوجود جو ہے اس کی بیٹی کے خرچے کے لیے ماہانہ 1,20,000 روپے جو اسے ادا کرنا تھے وہ ادا نہیں کر رہا ہے. تاکہ ایک اور کیس جو ہے ہار گیا, عدالت کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے اسے حکم دیا ہے کہ فہد ماہانہ 1,20,000 روپے ادا کرے. فہد کا جو تھا بہانے زماندی کے طلاق ہو گئی تھی, اس نے اپنی بیوی فائقہ کو طلاق دے دی تھی. اس موقع پر جو ایک قریبی معاہدہ کیا گیا تھا, اس کے مطابق جو اس کی 1.5 سالہ بیٹی تھی وہ ماں کے پاس ہی تھی, اور معاہدے کے تحت فہد کو بیٹی کو نان نقصے کی مد میں ماہانہ رقم ادا کرنا تھی. لیکن دوست کا یہ قاتل اپنی بیٹی کے نان نقصے کی رقم بھی ادا نہیں کر رہا تھا, جس پر فائقہ نے عدالت میں نان نقصے کا مقدمہ دائر کر دیا تھا. فہد دوست کی بات سے ابھی تک مفرور ہے اور پولیس سے گرفتار کرنے میں ناکام ہے. بیورو چیف فہیم صدیقی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت امتحانات کا آغاز 7 مئی سے ہوگا. اس سال میٹرک کے امتحانات میں تھرڈ پارٹی بھی شامل ہے. تھرڈ پارٹی امتحانات میں اسیسمنٹ کا کام کرے گی. تفصیلات جان لیتے ہیں سید زبیر راشد سے, جو اس وقت ناظم امتحانات ثانوی تعلیمی بورڈ خالد احسان کے ساتھ موجود ہیں. آج بالکل دیکھیں, میٹرک امتحانات کا آغاز جو ہے صوبہ سندھ میں 7 مئی سے ہونے جا رہا ہے, اور صوبہ سندھ کا سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی ہے, اور یقیناً امتحانات جو ہیں اس دفعہ بھی منعقد ہوں گے. اس وقت میرے ساتھ براہ راست ناظم امتحانات میٹرک بورڈ خالد احسان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ میٹرک بورڈ کراچی کی اس مرتبہ کیا تیاریاں ہیں. خالد احسان صاحب, تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. پچھلے دفعہ بھی آن لائن تھا, اس دفعہ بھی آن لائن ہے, لیکن ایڈمٹ کارڈ اب تک جاری نہیں ہو سکے, تو کیا وجوہات؟ دیکھیں, اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ بورڈ جو ہے پہلی دفعہ بورڈ کی تاریخ میں اس کے ایڈمٹ کارڈ کے اوپر ان کا بچوں کا ایگزامینیشن سینٹر آئے گا. کہ پچھلی دفعہ جو بار بار سینٹر چینج ہوئے اس کے وجہ سے متنازع بنا رہا تھا کہ وہ سینٹر اس کے بچے کے ایڈمٹ کارڈ پہ آ جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ ایک چند روز کے اندر اس کو اجرا کر دیا جائے گا. آن لائن ہی اجرا ہوگا ان کے ایڈمٹ کارڈز کا, اور تاکہ بچے کو سہولت ہو. اس کو پہلے ہی ہوتا تھا, سینٹر نہیں ہوتا تھا تو بچے پہنچ نہیں پاتے تھے امتحانی مراکز پہ, تو اب ان کی آسانی کے لیے ہم نے سینٹر جو ہے اسی ایڈمٹ کارڈ کے اوپر ڈال دیا ہے. ای مارکنگ والا سسٹم کے پی کے میں شروع ہو گیا, لیکن سندھ میں اب تک جو ہے وہی پرانا مینول سسٹم جو ہے اس کا نفاذ ہے, تو کوئی تبدیلی ان فیوچر ممکن ہے؟ ہاں, اس پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ پورا سسٹم ہمیں ڈیوائس کرنا پڑے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اچھا, ای مارکنگ کیونکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے تو اس کو آہستہ بتدریج جو ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ اس کے اوپر جائیں گے. کچھ ہم سبجیکٹ کریں گے کیونکہ والیوم ہمارا کافی بڑا ہوتا ہے, تقریباً 4.25 لاکھ کا, تو اس میں بتدریج اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ناظم امتحانات میٹرک بورڈ خالد احسان اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ای مارکنگ سے متعلق اگر پیش رفت ہوتی ہے تو وہ اگلے سال سے یقیناً ممکن ہو سکے گا. اس سال جو ہے کچھ بورڈ سے, فیڈرل بورڈ سے جو ہے کچھ مشاورتیں چل رہی ہیں, تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ ایڈمٹ کارڈ چند روز میں آن لائن جاری کر دیے جائیں گے, جس میں جو سینٹرز ہیں وہ بھی مینشن کیے جائیں گے. تاہم جو تھرڈ پارٹی کے حوالے سے بات ہے تو اسیسمنٹ تک جو ہے ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی جو انوالو ہوگی, لیکن ان فیوچر تھرڈ پارٹی اور کتنے معاملات میں مداخلت کرے گی اور جو ایسوسیشنز ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا, تو یقیناً وہ تمام تر چیزیں جو ہیں کچھ ہی دن میں ہمارے سامنے آ جائیں گی. جی. ایم کیو ایم پاکستان عوامی مسائل حل کرنے کے لیے پیش مرکزی ایڈ ہاک کمیٹی کی ہدایت پر اراکین قومی صوبائی اسمبلی کا ڈیوٹی شیڈیول تیار کر لیا گیا.
शेड्यूल के मुताबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली पाकिस्तान हाउस अवामी कचहरी लगाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान जो है अवामी मसाइल हल करने के लिए पेश हमें दिखाई देती है। MQM की मरकजी एडहॉक कमेटी की हिदायत पर अरकान कौमी व सूबाई असम्बली का ड्यूटी शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है, जिसकी मंजूरी कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से दे दी गई है। कन्वीनर MQM की मंजूरी के बाद जो है बाकायदा तौर पर सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। अब से MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली शेड्यूल के मुताबिक जो है अवामी कचहरी भी लगाएंगे। पाकिस्तान हाउस के साथ साथ टाउन्स और UC की सतह पर भी जो है MQM के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली अवामी मसाइल सुनेंगे और उन्हें हल करने के लिए जो है इक़दामात उठाएंगे। MQM रहनुमाओं का कहना है कि आम इंतखाबात में अवाम ने उन्हें भारी मैंडेट देकर कराची से जो है जितवाया है। वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि अवाम के मसाइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा हल किए जाएँ। जी ज़्यादा से ज़्यादा हल किए जाएँ। शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची के अवाम के मसाइल हल करने के लिए MQM का बड़ा इक़दाम। MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अवामी कचहरी लगाएंगे। टाउन्स और UC की सतह पर मसाइल सुने जाएंगे। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ड्यूटी शेड्यूल का सर्कुलर भी जारी कर दिया। कराची के आगे बढ़ने से पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ता है। अमीर जमात इस्लामी कराची मरनम जफर कहते हैं, शहर में डाकुओं का राज और लाकानूनियत है। 2023 में 90,000 वारदातें रिपोर्ट हुई। 2024 में अब तक 17,000 वारदातें हो चुकी हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मुआशी हब है, कराची आगे बढ़ता है तो पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ता है और कराची मुआशी इंजन की हैसियत रखता है। लेकिन इस वक्त अमलन सूरत हाल ये है कि कराची के ऊपर डकैतों का राज है, लाकानूनियत है। और अगर हम इसका एक सरसरी सा जायज़ा लें उन अदाद व शुमार का कि जो ख़ुद सरकार की जानिब से जारी किए गए हैं, तो अंदाज़ा होता है कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर हज़ारों लोग ऐसे हैं कि जो इस लाकानूनियत का, इस डकैत राज का शिकार हुए हैं। सन 2023 के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स की शहर के अंदर 90,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं। और ये वो वारदातें हैं कि जो ख़ुद सरकार के अदाद व शुमार हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। 90,000 वारदातें इस शहर के अंदर सन 2023 के अंदर, और सन 2024 के इन 3.5 महीनों के 4 महीनों के अंदर अब तक 17,000 वारदातें हो चुकी हैं। और इन सारी चीज़ों का एक भयानक पहलू ये है कि पिछले 2022, 2023 और फिर 2024 के अंदर इन वारदातों के नतीजे के अंदर कमोबेश 285 अफराद ऐसे हैं कि जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। रमज़ानुल मुबारक के 1 महीने के अंदर 19 अफराद की लाशें डकैतों की नज़र हुए हैं, छीना झपटी की नज़र हुए हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर हम वज़ीर आला साहब से मुतालबा करते हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको ये रोकना पड़ेगा, आपको कानून नाफिज करने वाले इदारों को पाबंद करना पड़ेगा। हिजरत कॉलोनी में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। इलाका मकीनों का कहना है कि 1.5 साल से गैस की किल्लत का शिकार है। मिट्टी के चूल्हों पर लकड़ियों से खाना बनाने पर मजबूर हैं। तफसीलात जान लेते हैं फरहान खान से। जी बिल्कुल, शहर कायद में गैस बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। हिजरत कॉलोनी के अंदर गैस मसाइल जो है वो दिन ब दिन संगीन होते चले जा रहे हैं। गैस का उसूल इलाका मकीन के लिए जो है वो ख्वाब बन के रह गया है। इस वक्त कुछ इलाका मकीन में हमारा मौजूद है, आपसे उनकी बराह रास्त तफसील भी जानते हैं। देखिए जी, गैस तो तकरीबन पिछले 1.5 साल से तो यानी कि गैस है ही नहीं है। गैस बराए नाम प्रेशर आ रहा भी होता है तो वो इलाके में अभी इनकी प्रेशर मशीनें लग चुकी हैं। उन प्रेशर मशीनों की वजह से जैसे हिजरत कॉलोनी का एक मेले वकू इस तरह की है कि गली 700-800-900 फुट लंबी है, तो इसमें अगर शुरू में कोई लगा लेता है तो उस टाइमिंग में उसका आता है। बाकी तो यहाँ पर आप गैस को ऐसे से कर रहे हैं कि खुदा की कसम उन लोगों ने चूल्हे ऑन करने छोड़ दिए हैं। इलाके के अंदर आप जाएं तो होटलों पे, फूड सेंटर पे, तंदूरों ने बिल्कुल लकड़ियों का बचले, यानी कि हम लोग आज से 40 साल पिछले दौर में चले गए। तो ये बिल्कुल झूठ है कि जो है गैस लोगों को टाइम पे मिलती है, बिल्कुल गैस नहीं है। यही सूरत हाल है कि इलाके के अंदर गैस बहरान जो वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। इलाके के अंदर गैस तो वैसे ही मौजूद नहीं है। इलाका मकीनों ने जो वो चूल्हे खोलने तक जो है वो बिल्कुल बंद कर दिए हैं, जबकि गैस बहरान जो है वो बेशतर इलाकों की तरह हिजरत कॉलोनी में भी शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। जी, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने बिजली की कीमत रीजनल ममालिक के बराबर करने की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन आसिफ इनाम का कहना था कि
IMF की सख्त शराइत से बहुत नुकसान हो चुका। टेक्सटाइल बरामदात में मुसलसल कमी हो रही है। फरवरी के मुकाबले मार्च में बरामदात में $10 करोड़ कमी हो चुकी। बिजली सस्ती ना हुई तो बड़े पैमाने पर सनतें बंद हो जाएंगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। एप्टेमा चेयरमैन आसिफ इनाम ने कहा कि टेक्सटाइल की बरामदात में मुसलसल कमी हो रही है। कहा कि फरवरी के मुकाबले मार्च में टेक्सटाइल की बरामदात में $10 करोड़ की कमी हुई है। आसिफ इनाम ने कहा कि IMF की शराइत पर बिजली और गैस महंगी कर दी गई। कहा कि एक साल में बिजली की कीमत में दुगना से भी ज्यादा इजाफा कर दिया गया। साथ ही गैस की कीमत में 230% महंगी कर दी गई। एप्टेमा चेयरमैन ने कहा कि IMF से कर्जा लेने के भी क्या असरात होते हैं देखा जाए। IMF के प्रोग्राम के सिलसिले में हमने यही कहा है कि गवर्नमेंट सनतों को, एप्टमा को, सबको कॉन्फिडेंस में लेके नेगोशिएट करे, ताकि हम बताएं कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंडस्ट्री को ख़राब किए बगैर हो सकती हैं। एप्टेमा चेयरमैन ने कहा कि सख्त शराइत की वजह से इंडस्ट्री की पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से रीजनल ममालिक से मुकाबला मुश्किल तरीन हो गया है। इंडस्ट्री अब 9 सेंट फी यूनिट में बिजली मिलने का इंतजार कर रही है। बिजली सस्ती ना हुई तो बड़े पैमाने पर सनतें बंद हो जाएंगी। उसी पीरियड में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट तकरीबन 10-20% बढ़ी है और उसमें इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ी है। उसमें चाइना, जिसको ये डिस्करेज कर रहे हैं, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कसाद बाजारी होगी, मगर लड़ने वाली कौमें लड़ती हैं, हथियार बदल जाते हैं। तो उन लोगों ने जो भी है अपना चेंज करके अपने आप को एक पॉजिटिव लाइन पे ही रखा, जबकि हम जो है वो बिल्कुल 10-15% एक्सपोर्ट भी गिर गई, रेमिटेंसेस भी गिर गई। तो ये हमें खुद भी देखना है कि जी हम अपने यहाँ क्या कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन चेयरमैन ने कहा कि क्या ये दुरुस्त है कि $3 अरब के कर्जा लेकर $10 अरब का नुकसान उठाएं। हुकूमत अब IMF से नया कर्जा ले तो तमाम इंडस्ट्री को भी इसके असरात से आगाह करे। कैमरामैन कमर आबिदी के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।